जवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दो जो दूसरी इम्पोर्टेंट इवेंट्स मुझे लगते हैं खबरें हैं, उन्हें थोड़ा सा जान लेते हैं। कल के चैनल्स में भी आपने देखा होगा, खासकर दूरदर्शन चैनल पर इसे बहुत विस्तार के साथ बताया गया था और अखबारों में भी काफ़ी इसकी चर्चा की गई है, एडिटोरियल भी लिखे गए हैं। और वह है सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर। सेंट्रल विस्टा परियोजना नाम आपने सुना होगा। हमारे पार्लियामेंट को बने हुए, जो अभी पार्लियामेंट की हमारी बिल्डिंग है, 90 साल से भी अधिक समय हो चुका है। नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, संख्या बढ़ गई है, सदस्यों की एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, सुरक्षा के मामले बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब एक नया पार्लियामेंट बनाने का फैसला किया और उस पर काम शुरू भी हो गया है, जिसे कहा जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, है ना। जनहित याचिका के तहत उन्होंने अपनी बात अपने ढंग से रखी थी कि वहाँ मजदूरों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बेकार के पैसा हो रहा है, ज़रूरत नहीं है। ये वो कई तरह की बातें कही गई थी। हमारे लिए वो कंसर्न नहीं है कि उन्होंने याचिका में क्या कहा था, लेकिन ठीक है, हाई कोर्ट को लगा होगा कि भाई याचिका में दम है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और कल उन्होंने फैसला किया कि नहीं, जो सेंट्रल विस्टा का जो काम चल रहा है वो काम चालू रहेगा, उसे रोका नहीं जाएगा। एक घटना हुई, लेकिन आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि हाई कोर्ट ने बल्कि याचिका दायर करने वाले के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये आपको याद रखना है। और कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो याचिका है ये बेसिकली तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसका जनहित से कोई संबंध नहीं है। ये बेसिकली परेशान करने के लिए है, चीजों को उलझाने के लिए है और न्यायालय को गुमराह करने के लिए है। बेवजह का न्यायालय का समय नष्ट किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि जनहित याचिका के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात होती है वो ये होती है कि आप जो कह रहे हैं वो बाकायदे लोगों के हित में हो, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। और यदि कोर्ट को ये लगता है कि जानबूझ करके किसी को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई भी सोशल वेलफेयर का मामला नहीं है, तो बकायदे वो आप पर जुर्माना लगा सकती है। और ये नियम में पहले से ही है, लेकिन चूंकि ये घटना अभी घटित हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप मेंस के पेपर उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो अक्सर मैंने देखा है कि सूचना के अधिकार पर, जैसे मानव अधिकार है, सूचना का अधिकार है, इन पर एक आध साल के विकल्प अल्टरनेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह का भी प्रोविजन इसके अंतर्गत है। जो दूसरी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों, ये चैनल्स, किसी दूसरे चैनल्स पर भी ये बात थी और आज कुछ अखबारों ने भी इसे लिया है, वो ये है कि चीन ने अब अपने परिवार नियोजन की पॉलिसी में और बड़ी तब्दीली की है। देखिए, 1979 में चीन ने सबसे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक दंपत्ति का केवल एक ही संतान होनी चाहिए, एक दंपत्ति की एक ही संतान, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही थी। तो उन्होंने ये पॉलिसी लागू किया। ध्यान होगा आपको कि इसे ठीक थोड़ा पहले ही भारत ने भी परिवार नियोजन की अपनी योजनाएं शुरू कर दी थी, क्योंकि लग रहा था कि हमारे यहाँ भी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत तेज है और अगर ये सब होती रही तो देश का विकास हो पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहा था, तो वो वन चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं कर सकता था। लेकिन चीन तो डिक्टेटरशिप में है, कह लीजिए कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे जनसंख्या पर नियंत्रण होने लगा, काफ़ी कम होती चली गई, नियंत्रण होने लगा, कम होती तो नहीं गई, चली गई कहना चाहिए। फिर 2016 में चीन ने अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने के बाद थोड़ी सी छूट दी और वो टू चाइल्ड पॉलिसी पर आ गया कि नहीं, 2 बच्चे तक हो सकते हैं। देखिए, 2016 की बात है और अब हम 2021 के मध्य में हैं। तो इसके बाद भी ये देखा गया कि चीन की जनसंख्या में की वृद्धि की जो दर होनी चाहिए वो उसमें कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं आई। मतलब लोग वन चाइल्ड पॉलिसी में ही लगभग लगभग चलते रहे। तो अब चीन ने उसे भी बदल करके अब 3 बच्चों की इजाजत दे दी है कि एक दंपत्ति के 3 बच्चे हो सकते हैं। चीन ने ऐसा क्यों किया? चीन ने जो किया है फ्रेंड्स, उसके 2-3 बहुत स्पष्ट कारण हैं। पहला तो यह है कि अगर मान लीजिए कि एक एक बच्चे होते ही रहे तो एक समय के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि चीन की पूरी आबादी में वृद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी।
और युवाओं की संख्या कम होगी। अगर युवाओं की संख्या कम है तो आपके पास वर्किंग हैंड कम है, तो इसका सीधे सीधे दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि उन वृद्धों की देखभाल करने के लिए और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपके पास यंग पॉपुलेशन हो। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से सरकार ने अपनी इस नीति में बदलाव किया है। तो दोस्तों, भारत चूंकि परिवार नियोजन की पॉलिसी को लेकर के चल रहा है, तो खासकर कभी हो सकता है कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आप चीन के ने अपनी जो इस नीति में परिवर्तन किया है उसका उल्लेख कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुझे उम्मीद है कि मुख्य विषय का शीर्षक सुनकर आप थोड़े से डिस्टर्ब से हुए होंगे, क्योंकि आपने उम्मीद की होगी कि मैं फिलहाल अभी प्री एग्जामिनेशन के जिस क्वेश्चन को लेकर के बात कर रहा हूं उसे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आज मुझे सिविल सर्विस वाले पॉइंट पर आना पड़ गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस पर हम लोग परसों बात करेंगे। कल तो हम लोग बात करेंगे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के। कल बुधवार है, आपको मालूम है, और आप लोगों ने ही मुझे इस बात की अनुमति दी है। लेकिन इस बीच में मैं आप लोगों को 2 काम दे रहा हूं, होमवर्क कह लीजिए। पहला होमवर्क है कि जिस 13 नंबर वाले प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग उस पर विचार करने के बाद इस तरीके से लिखिए कि जो 4 उसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट की एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद तार्किक रूप से, याद रखिए कि लॉजिकली आप ये बताइए कि इसकी वजह से क्यों जो चावल की कीमत है प्रभावित होगी, नहीं होगी। अगर प्रभावित होगी तो चावल की कीमत कम होगी, चावल की कीमत ज्यादा होगी, चावल की कीमत स्थिर रहेगी, या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनुमान पर आधारित नहीं, है ना। अर्थशास्त्र मतलब आपके उत्तर पढ़ने के बाद एग्जामिनर को लगे कि नहीं नहीं, आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान है। एक काम तो आप लोग ये कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इससे ठीक पहले वाला जो प्रश्न है 12वां, ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगर आप चाहें तो इसे भी हल करने की कोशिश कीजिए। मैं इस पर आप सबसे बात करूंगा। ये 2 होमवर्क हैं दोस्तों इस बीच में आप लोगों के लिए। फिर हम लोग बृहस्पतिवार को जो 13 नंबर का प्रश्न है उस पर बात करेंगे। आइए अब आज के मुख्य विषय पर आते हैं। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी कि किस तरीके से जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे उनका अचानक स्थानांतरण करके उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुला लिया, और फिर अब चीफ मिनिस्टर ने सीधे सीधे कह दिया है कि हम उन्हें रिलीव नहीं करेंगे। रिलीव करने से मना भी कर दिया, उन्होंने सेवा निवृत्ति भी ले ली, और अब बाकायदे सीएम कह रहे हैं कि उन्हें हम अपना सलाहकार बनाएंगे। ठीक है, सलाहकार तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। दोस्तों, यहां मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। पहली बात कि जिसे हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है ना, जिसमें कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स की नियुक्ति होती है, या इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा, इसमें भी भारतीय लगा है, भारतीय राजस्व सेवा उसमें भी भारतीय लगा है। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज है जिनके आगे इंडियन लगा हुआ है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसके आगे भी इंडियन लगा है, इंडियन पुलिस सर्विस इसके आगे भी इंडियन लगा हुआ है। तो यहां आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंडियन लग जाने से ही वो अखिल भारतीय सेवाएं नहीं हो जाती। अखिल भारतीय सेवाएं जिसे हम कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन है लॉ के तहत, उसकी एक डेफिनेशन है रूल्स रेगुलेशन के तहत। डेफिनेशन यह कि हम केवल उन्हें ही ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं जिस सर्विसेज में आने के बाद आपको किसी स्टेट का कैडर अलॉट किया जाता है। सामान्य तौर पर कैडर अलॉट किया जाता है। जैसे अब अगर आपका सिलेक्शन आईएएस में होता है तो आपको एक राज्य दे दिया जाएगा, आप उसी राज्य में आप हमेशा काम करेंगे। अगर आपका इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्शन होता है उसमें भी आपको एक कैडर दे दिया जाता है, स्टेट कैडर दे दिया जाता है, आप जिंदगी भर उसी राज्य में रहते हैं। डेपुटेशन की बात पर मैं आऊंगा। इसी तरह से एक और सर्विसेज है जिसे हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, लेकिन उसका रिक्रूटमेंट इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं होता है, इसमें केवल प्री एग्जामिनेशन में उनको शामिल किया गया है। वह है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। उसमें भी आपको एक कैडर दे दिया जाता है और आप जिंदगी भर वहीं काम करते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। बाकी जो दूसरी सर्विसेज हैं वो एक तरीके से सेंट्रल सर्विसेज हैं।
उनका जो उनमें जो इंडियन शब्द लगा हुआ है उसका अर्थ केवल इतना ही है कि वो केंद्र सरकार की सेवाएं हैं, और दूसरा यह है कि इनकी जो नियुक्ति है, इनका ट्रांसफर है, वो देश में कहीं भी हो सकता है, देश विदेश में। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहेंगे। आपके दिमाग में ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए कि अभी मामला क्या हुआ। जो मामला है दोस्तों वो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मंत्रालय हैं, अब वहां भी आईएएस अफसरों की जरूरत है, दूसरे अफसरों की जरूरत है, तो वहां के लिए अब अफसर कहां से आए? तो इसके लिए डेपुटेशन की व्यवस्था की गई है। डेपुटेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिनियुक्ति, यानी कि केंद्र सरकार हर साल राज्यों को एक अनुरोध पत्र भेजती है कि भाई आपके यहाँ के ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स अगर केंद्र में आकर के सर्व करना चाहते हैं तो आप हमें उनके नाम भेजिए। तो राज्य अपने यहाँ के जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनसे पूछता है कि बताइए आप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर के नौकरी करना चाह रहे हैं। तो जब कोई ऑफिसर अपना नाम दे देता है तो फिर राज्य सरकार उसे स्वीकृति करके केंद्र सरकार के पास भेज देती है कि भाई हमारे ये ऑफिसर आपके यहां आकर के काम करने को तैयार हैं। फिर केंद्र सरकार के पास पूरी जब लिस्ट बन जाती है तो फिर वो उसमें से छांटती है कि वो किन्हें बुलाए। तो वहां जो आपका बैकग्राउंड होता है उसके आधार पर फिर वो देखती है कि उसे किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है। और जब वो स्वीकृति देती है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार को लिख देती है कि भाई हमें ये ऑफिसर चाहिए। तो यहां राज्य सरकार उनको रिलीव कर देती है और वो केंद्र सरकार में जाकर के काम करते हैं पर्टिकुलर ईयर तक, 4 साल 5 साल। और जैसे ही उनके वो साल पूरे होते हैं, वो अवधि पूरी होती है, वो फिर अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार की कह लीजिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों अभी जो मैंने डेपुटेशन की बात बताई, अब इसके आधार पर अभी जो चीफ सेक्रेटरी के साथ जो घटना घटित हुई है उसे थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। मैं इसे एनालाइज नहीं कर रहा हूं, इसे मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल इंडिया सर्विसेज बाकायदे 2 लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार, 2 लोग उन्हें कंट्रोल करते हैं, है ना। अब आप इस पर जानने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो मामला है आप देखिए कि अब उसमें चीफ सेक्रेटरी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पिस रहा है, वो सिविल सर्वेंट है, वो पिस रहा है। उसके सामने दिक्कत यह है कि वो अपने सीएम की बात माने, चीफ मिनिस्टर की बात माने, या फिर प्रधानमंत्री की बात माने। प्रधानमंत्री केंद्र में है और चीफ मिनिस्टर राज्य में है, इमीडिएट बॉस चीफ मिनिस्टर है, हायर कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सिविल सर्वेंट है वो पिस रहा है। और इसीलिए कभी कभी आक्षेप भी लगाया जाता है पॉलिटिशियन पर कि वो सिविल सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ अभी जो इंटरव्यू होने वाले हैं उनकी दृष्टि से भी। तो दोस्तों इस पर आप विचार करें। मैं आज आपको कुछ एडिटोरियल कमेंट्स इस पर प्रोवाइड कर रहा हूं, शायद उन्हें पढ़ने के बाद चीजें आपको और ज्यादा स्पष्ट हो सकेंगी। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: अंकित राज मुंबई से, दीप शिखा चक्रवर्ती हटा मध्य प्रदेश से, और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।